नमस्कार दोस्तों आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी कि 2014 में जब से बीजेपी केंद्र में पावर में आई है, लंबे समय से जो भी वो मैनिफेस्टो के अंदर लिखते आ रहे थे उसको करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो आर्टिकल 370 है, राम मंदिर वाला मामला हो गया, और अब यहाँ पर अगर हम यूसीसी की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वैसे तो मैनिफेस्टो में इसके बारे में भी जिक्र है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये डायरेक्टली पूरे देश भर में एक साथ नहीं किया जा रहा है। हो सकता है इसको लेकर बैकलैश वगैरह हो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में पावर में है तो उसके माध्यम से ये करा जा रहा है। इसके पहले हमने देखा उत्तराखंड में, गुजरात में, और अब यहां पर आसाम में। और आसाम देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया है। और देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो काफी सेंसिटिव हैं, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल हैं वहां पर। तो इसकी वजह से ऐसा सोचा जा रहा था कि वहां पर तो यूसीसी नहीं आया जा सकता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ये खबर, आसाम असेंबली पासेज यूसीसी बिल एमिड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर इसके मायने क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्या एक्सेप्शन है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया बैच है 2027 का, अगर आप अगले साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक साल आपके पास बचा है, तो आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लाया है स्मार्ट मॉडल। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है वो तो तैयारी हम कराते हैं, लेकिन जो क्लासेस हैं वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, मेंटरशिप आपको मिलता है, असेसमेंट होता है, रिवीजन टेस्ट, एक प्रॉपर डैशबोर्ड होगा जहां पर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। इसके बारे में और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ये आपका पास करा दिया गया कल, एंड आप सब जानते हैं आसाम में बीजेपी वापस से पावर में आई है और काफ़ी अच्छी खासी मेजॉरिटी से आई है, और कल यहाँ पर बिल पास कराया गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य है जिसने किया है, और साथ ही साथ भारत में तीसरा राज्य है उत्तराखंड गुजरात के बाद जहाँ पर स्टेट लेवल पर इसको किया गया है। और वैसे अगर आप देखोगे तो गोवा में भी है, लेकिन वहाँ पर पहले से चलता रहा है, तो एक प्रकार से चौथा राज्य भी आप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्योंकि हो सकता है कई लोग पहली बार सुने हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि एक सिंगल कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज होना चाहिए जो सभी लोगों के ऊपर अप्लाई हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन जो आपका सिविल लॉ है वो सभी के लिए कॉमन होना चाहिए। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैरिजेस की, डाइवोर्स की, मेंटेनेंस की, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीज़ों में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और करेंटली अभी होता क्या है कि भारत में प्लूरल लीगल सिस्टम चलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हिंदूज का तो 1955 में ही एक्ट आ गया था, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। मुस्लिम्स का जो है, उनका जो शरीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके हिसाब से चलता है। क्रिश्चियंस का इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आया था। पारसीज का पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट हो गया। ट्राइबल्स के लिए जो कस्टमरी लॉज हैं वो चलते हैं। तो भारत में अगर आप देखोगे तो क्रिमिनल लॉ एक है, सभी, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक ही है, टैक्सेशन सिस्टम भी एक हो गया है। लेकिन जो फैमिली लॉज हैं, ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सारी मैरिजेस, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें, तो ये अभी भी हर एक रिलीजन के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और यूसीसी ये कहता है कि ये सभी चीज़ों के लिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, वो एक सिंगल लॉ होना चाहिए। क्यों आखिरकार एक चीज़ हिंदू के ऊपर अप्लाई होगी लेकिन मुस्लिम्स के लिए अप्लाई नहीं होगी? तो ये यूसीसी कहता है कि सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? देखो, वैसे तो ज़्यादातर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन हमारे संविधान के अंदर डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब उस समय लागू नहीं की जा पाई, बहुत सारे कारण होंगे। तो यहाँ पर उसमें मेंशन कर दिया गया था कि जब सही समय आएगा तो उसको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए देश में। तो इसमें है एक आर्टिकल 44 जो कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो ये साफ साफ कहता है कि हमारे देश में कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को कि पूरे देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेज करता है यूसीसी के लिए, लेकिन इसको कंपलसरी नहीं बनाता है। मतलब मान लीजिए अगर आपके राज्य में या फिर कहीं पर भी ये यूसीसी नहीं है, तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि देखिए आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि संविधान में, क्योंकि संविधान में डीपीएसपी में अगर यही चीज़ फंडामेंटल राइट्स में होता तब तो आप कोर्ट चले जा सकते थे। तो आई होप आप इसमें डिफरेंस समझ पा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने आर्टिकल 44
44 में ही क्यों डाला? अगर आप देखोगे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन प्रॉब्ली उस समय हालात वो वैसे नहीं थे। कुछ और पार्टीज़ के द्वारा अपोज किया जा रहा था, अपोजिशन किया जा रहा था, स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप्स के द्वारा। तो इसको देखते हुए इसको यूसीसी को जो आर्टिकल 44 में डाल दिया गया एज अ कॉम्प्रोमाइज़, ताकि आगे चलकर जो है ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आसाम का जो यूसीसी है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आसाम में मतलब ये सिंपल लॉ की तरह मत देखिए। आसाम में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एथनिकली वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, रिलीजियसली काफ़ी पोलराइज्ड है, ज्योग्राफिकली काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, और जो माइग्रेशन पॉलिटिक्स है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये जो लॉ है वो पूरे देश भर के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन होगा इसका, इलेक्टोरल इम्प्लीकेशन होगा। तो आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह है तो उनका क्या होता है, उनका खुद का अपना कस्टमरी लॉ है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे ट्राइबल कस्टमरी सिस्टम देखने को मिलता है। 6th शेड्यूल आप सब जानते होंगे, मतलब 5th शेड्यूल के बारे में तो हमें पता है, लेकिन आपको याद होगा लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उनका यही कहना था कि हमें भी 6th शेड्यूल में डालो, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून है। यहाँ पर अगर आपका एरिया उसके अंदर आता है तो बहुत सारे ऑटोनॉमस चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आसाम में बोडोलैंड हो गया। तो इस तरह से अलग अलग 10 ऐसे रीजन है टोटल नॉर्थ ईस्ट में जहां पर आपको 6th शेड्यूल देखने को मिलेगा। ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, इंडिजिनियस लीगल ट्रेडिशन है। तो कई सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं उनका अपना खुद का मैरिज सिस्टम चलता है, कस्टमरी मैरिज सिस्टम। यहाँ पर जो इनहेरिटेंस ट्रेडिशन है उनका अपना चलता है। मैट्रिलिनियल प्रैक्टिसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलती है कई जगह। और जो विलेज बेस्ड जस्टिस स्ट्रक्चर है वो अभी भी नॉर्थ ईस्ट में चलता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूसीसी नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली रिस्की हो सकता था। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि यहां पर जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा है। जी हां, ध्यान रखिएगा, ये जो यूसीसी बिल इंप्लीमेंट हुआ है आसाम के अंदर, वहां पर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर ये लागू नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि फिर ये जो बिल पास हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है बैन ऑन पॉलीगैमी। कि पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक ही साथ आप कई अपने स्पाउसेस को रख सकते हो। मतलब यहाँ पर जैसे मुस्लिम्स में अगर आपने देखा होगा तो उनका जो शरीयत है वो अलाउ करता है कि आप 4 वाइफ्स, ठीक है, 4 बीवी जो है एक साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आसाम में अब इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। मतलब आप साइमल्टेनियसली एक साथ कई स्पाउसेस नहीं रख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी और से शादी करना चाहते हो तो पहली वाली जो वाइफ है उससे पहले तलाक लेना होगा, उसे डाइवोर्स देना होगा, तभी आप यहाँ पर दूसरे से शादी कर सकते हो। तो आई होप आप समझ रहे हो, आसाम गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसकी वजह से वुमेन के खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो मैरिटल राइट्स हैं वो अनइक्वल थे। तो इसीलिए बिल जो है वो पॉलीगैमी को अबॉलिश करता है। दूसरा, यहाँ पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, मतलब आसाम में जो भी मैरिजेस होंगे, मतलब आपके धर्म के आधार पर जो भी मैरिजेस होते हैं, जैसे हिंदूज में जिस तरह से भी मैरिज हो, मुस्लिम से जैसे भी मैरिज हो, तो आपको करना है तो आप करिए, वैसे चलता रहेगा। लेकिन आपकी जो शादी है वो लीगली तौर पर भी रजिस्टर होना चाहिए। इससे होगा क्या, सरकार का कहना है कि जो चाइल्ड मैरिज है वो रुक जाएगी, जो फ्रॉडलेंट मैरिजेस हैं वो स्टॉप होंगी, वुमेन का जो लीगल प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप रजिस्टर ही नहीं कराए हो तो आपको लीगल प्रोटेक्शन शायद नहीं मिल सकता है, मेंटेनेंस राइट्स आपको मिल सकता है, जो प्रूफ है वो आप कोर्ट में दिखा सकते हो। तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर डाइवोर्स को लेकर भी कहा गया है कि आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूनिलैटरल जो डाइवोर्स है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ट्रिपल तलाक और बाकी की जो चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती, प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से डाइवोर्स होना चाहिए। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट है, जो कि कंट्रोवर्शियल काफ़ी बताया जा रहा है, वो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, कि अगर कोई लड़का या लड़की बिना शादीशुदा एक साथ रह रहे हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि कई बार यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको धोखा मिल जाता है कि यहाँ पर जो लड़का है वो वादा कर रहा है कि हाँ मैं शादी करूँगा, चलो एक साथ रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं कुछ समय तक, फिर जो है शादी नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो वुमेन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पर जो मेंटेनेंस क्लेम है वो भी क्लेम किया जा सकता है, एक्सप्लॉयटेशन शायद नहीं होगा, लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा। क्रिटिक्स का बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पर तो सरकार प्राइवेट लाइफ में दखल दे रही है, यहाँ पर जो प्राइवेसी
प्राइवेसी के राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर सर्वेलेंस करने की कोशिश की जा रही है, ये ऑपोजिशन का और क्रिटिक्स का कहना है। फिर इसके अलावा इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब बिल के अंदर जो डॉटर्स को इनहेरिटेंट राइट्स मिलने चाहिए उसको और मजबूती दी जा रही है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सक्सेशन में। साथ ही साथ यहाँ पर जो जेंडर जस्टिस रिफॉर्म है उसको भी लाया गया है इसके अंदर। इसके अलावा यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर मैरिज, मतलब ये जो लॉ है वो मैरिज एलिजिबिलिटी, लीगल वैलिडिटी, इन सबको स्टैंडर्डाइज कर देगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, यहां पर इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझने की कोशिश करिए। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे तो कुछ उसमें आइडियोलॉजिकल चीजें हैं जो वो चाहते हैं, आर्टिकल 370, राम मंदिर, सिटीजनशिप का मुद्दा, नेशनल इंटीग्रेशन। तो बीजेपी यूसीसी को भी इस तरह से देखती है कि लीगली यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सेक्युलर गवर्नेंस, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब ऑपोजिशन क्या कह रहा है, ऑपोजिशन को क्यों तकलीफ है? ऑपोजिशन बेसिकली ये कह रहा है कि इससे रिलीजियस फ्रीडम को खतरा है। उनका ऐसा मानना है कि जो पर्सनल लॉज हैं विच आर लिंक टू रिलीजन, आर्टिकल 25 उसको प्रोटेक्शन देता है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर यूसीसी तो डीपीएसपी के अंदर है, तो लेकिन ये हम बात करें आर्टिकल 25 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो आर्टिकल 25 को मिलनी चाहिए। फिर इसके अलावा मेजॉरिटेरियन का भी डर है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि जिस तरह से यूसीसी लाया जा रहा है, एक प्रकार से जो हिंदू मेजॉरिटी के नॉर्म्स हैं उसी को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम्स भी वही फॉलो करें। तो लीगल स्कॉलर्स का ये मानना है कि कई सारे जो स्टेट हैं, यूसीसी मॉडल्स हैं, वहाँ पर हिंदू फैमिली लॉ स्ट्रक्चर जैसा ही देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा कल्चरल का इरोशन, मतलब ऑपोजिशन का ये कहना है कि भारत में हम प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करते हैं कि डाइवर्स सिविलाइजेशन है, मल्टीकल्चरलिज्म है। आप एक ही जैसा सब कुछ करके सबको एक समान बना दोगे, उससे क्या मतलब निकले? प्राइवेसी का कंसर्न जो मैंने आपको बताया, तो ऑपोजिशन इन सारे मुद्दों को लेकर उठा रहा है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या एक राज्य खुद से यूसीसी ला सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं और इसीलिए आसाम ये जो लेकर आई है वो लीगली वैलिड होगा। अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करें उत्तराखंड से, उत्तराखंड पहला मॉडर्न स्टेट था जहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप, कॉमन मैरिज रूल, सक्सेशन रिफॉर्म, ये सब कुछ था। आसाम के अंदर अगर आप देखोगे तो सिमिलर आइडियाज ही हैं, कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा एंटी पॉलीगैमी जो एम्फेसिस है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो ट्राइबल एग्जेम्पशन है वो किया गया, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और गोवा का जो मैं आपको बता रहा था ना, वहां पर तो पहले से जो पोर्चुगीज एरा का कॉमन सिविल कोड है वो चलते आ रहा है, लेकिन हाँ, गोवा में भी कुछ हद तक आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। खैर, जो भी है, इसका नेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? देखो, आसाम के अंदर जो हुआ इसकी वजह से और भी जो बीजेपी के राज्य हैं वो एनकरेज होंगे कि यूसीसी लाया जाए। जो प्रेशर है नेशनल लेजिस्लेशन लाने के लिए वो भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो सकता है कुछ जो क्रिटिक्स हैं, ऑपोजिशन है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए कि आसाम में जो भी कुछ हुआ है वो गलत है। देखते हैं अब आगे होता क्या। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेकर। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी जस्ट प्रीलिम्स खत्म हुआ है, एग्जैक्टली 1 साल है 2027 के लिए, ये बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें स्मार्ट मॉडल के ऊपर तैयार किया गया है। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट, असेसमेंट, सब कुछ आप ट्रैक कर पाओगे एक डैशबोर्ड के थ्रू। और भी जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।